हेलो एवरीवन। इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि आपके सिलेबस में 1988 ही दिया हुआ है पेपर 2 में, लेकिन 2018 में अब इसमें संशोधन हो चुका है। तो अब जो नया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम आ गया है वो 2018 का है, लेकिन सिलेबस में मेंशन है कौन सा, 1988 के बारे में। तो ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1988 के बारे में या तो प्रावधान पूछा जा सकता है या फिर 2018 में क्या संशोधन हुए हैं उस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। इस लेक्चर सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे अधिनियम पढ़ाए हैं। उन सारे अधिनियम में यह जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार अधिनियम से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति जिसका नाम है संथानम समिति, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और भारत में भ्रष्टाचार के ऊपर आपको यदि एक निबंध लिखने के लिए आता है तो वो भी निबंध के बारे में भी इतना कंटेंट मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा कि आप अच्छा निबंध 300 वर्ड में इस वीडियो को देखने के बाद लिख पाएंगे। तो बहुत सारे अधिनियम मैंने इस वीडियो में पढ़ा है, लेकिन उन सब में जो है यह वीडियो और स्पेसिफिकली भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जो ये पेपर 2 है आपका, जिसमें सोशियोलॉजी वाला पोर्शन आता है, सामाजिक विज्ञान वाला बहुत सारा पोर्शन आता है और बहुत सारे अधिनियम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर सीरीज में मैंने सारे अधिनियम पढ़ाना शुरू किया था और मैंने इसमें पढ़ा दिया है आपको महिलाओं को प्राप्त विशेष CRPC और IPC में विशेष प्रावधान पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको पढ़ाया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पढ़ा दिया है। मैंने आपको SC/ST एक्ट पढ़ा दिया है। मैंने RTI एक्ट पढ़ा दिया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्या, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। उसके बाद जो बाकी के बचे हैं वो भी मैं बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा। ये सारे अधिनियम के बारे में जानकारी आपको पेपर 2 का में बहुत हेल्प करेगी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार इतना कॉमन टॉपिक है कि बहुत सारे टॉपिक के तो ओवरलैप होता है। आप भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ भी ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। साथ ही पेपर 3 में अर्थव्यवस्था तो है ही आपके सिलेबस में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप पढ़ोगे क्या, नीति शास्त्र या एथिक्स के बारे में पढ़ोगे। आपको पता है एथिक्स के सिलेबस में भी भ्रष्टाचार अलग से एक टॉपिक है और आप एथिक्स के किसी भी साल का पेपर देखेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में आपको भ्रष्टाचार से संबंधित भारत की वर्तमान स्थिति क्या है और साथ साथ में कौन कौन से नियम, कानून, अधिनियम, जांच एजेंसीज हैं, वो सारा कंटेंट आपको एक जगह पर उपलब्ध करा दूंगा। तो इस वीडियो पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चंस बताता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो भी हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले 2016 के मेंस में लिखने के लिए आया था कि भ्रष्टाचार क्या होता है, उसको परिभाषित कीजिए। तो भ्रष्टाचार की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। भ्रष्टाचार अधिनियम भ्रष्टाचार को रोकने में कितना कारगर सिद्ध हुआ, टिप्पणी लिखिए। 2016 के मेंस में लिखने के लिए आया था, किसमें, 100 वर्ड्स में, मतलब 6 मार्क्स में आया था लिखने के लिए। तो आपको 100 वर्ड्स का बहुत अच्छा कंटेंट लिखना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार के ऊपर पढ़ने के लिए जाओगे तो बहुत सी फैला हुआ और कमज़ोर कंटेंट आपको मिलता है, इसलिए मैंने बहुत टाइम लेकर ये जो कंटेंट है एक जगह पर इकट्ठा किया है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो भ्रष्टाचार से संबंधित सारे डाउट हैं जो आपके आज पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। कुछ और संभावित प्रश्न की मैंने लिस्ट बना दी है कि ये सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और आपसे ये प्रश्न जो है ऐसे के ऐसे ही मेंस में लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रष्टाचार संशोधन 2018 है, इसके नवीन संशोधनों पर टिप्पणी लिखिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2018 में क्या कर दिया गया, इसमें संशोधन कर दिया गया। किसमें, जो पहले 1988 का था तो अब इसमें संशोधन कर दिए गए हैं। तो उसमें कौन कौन से नए प्रावधान जोड़े गए, क्या क्या परिवर्तन किए गए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पूछ सकते हैं कि इसमें असफलता के कारण क्या ये संशोधन क्यों लाने पड़े। फिर पूछ सकते हैं कि भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय बताइए। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी मेंस में एथिक्स में लिखने के लिए आ चुका है। और ये भी आ सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का क्या योगदान है विश्व में भ्रष्टाचार को रोकने में या फिर उसके बारे में जागरूकता फैलाने में। एक बड़ा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 300 वर्ड में कि भ्रष्टाचार क्या होता है, इसके कारण बताइए, इसका समाधान बताइए। यह उल्लेख करते ये भी बताइए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का योगदान क्या है, उस पर एक लेख लिखिए। 300 वर्ड में एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे और भ्रष्टाचार के ऊपर आप 300 वर्ड में एक अच्छा निबंध भी लिख सकते हो। मतलब निबंध जनरली 500 वर्ड या 1000 वर्ड में आता है, तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम
कुछ इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये मैं वर्तमान की ही बात कर रहा हूँ, मतलब सन 2000 के बाद में क्या क्या बड़ी चीज़ें हुई हैं विश्व में भ्रष्टाचार से संबंधित। तो सबसे बड़ी चीज़ जो 2007 में हुई थी वो है कि सेकंड ARC बनाया गया था। मतलब ARC मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, ARC, प्रशासनिक सुधार आयोग दूसरा बना हुआ था। कब बना था? 2007 में इसकी रिपोर्ट आई थी। ये बना था कब? 2005 में बना था। और इसके अध्यक्ष आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, वरना आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। इसके अध्यक्ष थे श्री वीरप्पा मोइली। कौन थे अध्यक्ष? इनके अध्यक्ष थे श्री वीरप्पा मोइली। 2005 में बनाया गया था। 2007 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसने इसकी रिपोर्ट में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, स्पेशली चौथी रिपोर्ट है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आपको इथिक्स में भी काम आएगी। क्योंकि इथिक्स में लोक सेवक जो होते हैं उनके व्यवहार और उनकी नैतिकता से संबंधित जो बातें की गई थी उस चौथी रिपोर्ट में की गई थी। तो सेकंड ARC की चौथी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि रिश्वत लेने को अपराध करने में शामिल करने से संबंधित कुछ विचार थे, जैसे कि अभियोजन पक्ष के लिए पूर्व स्वीकृति संबंधित कुछ प्रावधानों को छूट प्रदान करने के प्रावधान किए गए थे। मतलब कि पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होनी चाहिए अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार की जांच करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार को आरोपी बनता है तो उसकी संपत्ति को जब्त करने संबंधी प्रावधान किए जाने चाहिए। ये 2007 में सेकंड ARC ने रिकमेंडेशन किए थे। तो ये रिकमेंडेशन किसके सुधार के लिए किए थे? जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में चल रहा था, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये बात किसने की थी? ये बात सेकंड ARC ने की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? श्री वीरप्पा मोइली, जिसकी चौथी रिपोर्ट में सब बात की गई थी कि क्या क्या चीज़ें वर्तमान में बहुत आवश्यक हो गई हैं। तो एक चीज़ 2007 की आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ 2011 में भारत ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था अगेंस्ट करप्शन का, इसको भारत ने रेटिफाइड किया था, मतलब पुष्टि की थी, ठीक है ना। हालांकि ये कन्वेंशन जो है 2005 में बना हुआ था, लेकिन भारत ने इसको रेटिफाई या फिर इसकी पुष्टि नहीं की थी। लेकिन 2011 में भारत ने इसकी पुष्टि की और अपनी ये वादा किया भारत ने इस कन्वेंशन में जाके कि घरेलू कानूनों को सम्मेलन के अनुरूप बनाने हेतु सहमति व्यक्त की थी। किसने? भारत ने। तो 1988 का अधिनियम तो हमारे पास पहले से ही था, लेकिन चूंकि 2011 में भारत ने क्या कर दी? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, UNCAC को रेटिफाई कर दिया, पुष्टि कर दी। और भारत ने बोल दिया कि जो अधिनियम भारत में अभी हैं, जो अधिनियम भारत में है, मतलब कौन सा है? 1988, उसको इस सम्मेलन के अनुरूप बनाने हेतु सहमति बना दी। मतलब इसमें क्या करने पड़ेंगे? अब संशोधन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर भारत ने पुष्टि कर दी है, ठीक है ना। इसलिए 2013 में इसका बिल, जब करप्शन का बिल लाया गया और उसके लिए एक संसदीय समिति के पास ये बिल भेजा गया, और समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री अनिल माधव दवे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। श्री अनिल माधव दवे की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनी थी। उसने बहुत सारे सुधारों को एक्सेप्ट किया और वो जो बिल था, नया बिल, उसमें बहुत सारे सुधार करके रेटिफाई किया और पार्लियामेंट ने नया अधिनियम पास कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचार निवारक संशोधन अधिनियम 2018। तो इसको सीधी भाषा में आपको बताऊं तो आपके पास 1988 का पहले से है आपके पास। उसके बाद इस अधिनियम में सेकंड ARC कुछ परिवर्तन की बात करता है अपनी चौथी रिपोर्ट में। उसके बाद 2011 में भारत यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को साइन करता है और इसको परिवर्तन करने की बात करता है। अनिल माधव दवे की अध्यक्षता में बनी हुई संसदीय समिति बहुत सारे परिवर्तनों को स्वीकार करती है और सिफारिशें देती है, और अंततः 2018 में एक नया बिल पास कर दिया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बता दिया आपको? वर्तमान तक के पहले, मतलब जो नवीनतम अधिनियम है उसके पहले का आपको इतिहास बता दिया। तो हम 1988 से जो है 2018 तक की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे 1988 पर की ही बारे में, ठीक है ना। क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ लोगे तभी आपको समझ में आएगा कि 2018 में क्या परिवर्तन किए गए हैं और उन परिवर्तनों की क्या आवश्यकता थी और इसकी चिंताएं क्या हैं, और बहुत सारे लोग इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं कि 2018 का जो अधिनियम था उसमें बहुत सारी गलतियां हुई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
भारत में अभी मैं आपको थोड़ी प्रस्तावना दे रहा हूँ, मैं आपको बहुत पृष्ठभूमि बना रहा हूँ इस अधिनियम के बारे में, क्योंकि आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है इस अधिनियम को समझ पाओगे। और एक सिविल सेवक होने के नाते ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार पूर्ण तरीके से क्या चाहती है, पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहती है, बहुत प्रतिबंध चाहती है। इसलिए कानूनों में क्या की जा रही है, सख्ती की जा रही है। तो वो सख्ती आपको समझना पड़ेगा, तभी आप वो कानूनों के जानकार बनोगे। तो अपने सबऑर्डिनेट्स जो हैं, आपके अंदर जो काम करेंगे, उनको आप इस चीज़ के बारे में समझा पाओगे। ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड में ज़्यादा समय ले रहा हूँ। अधिनियम को समझना बहुत मुश्किल बात नहीं, ठीक है ना। तो वर्तमान में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देश की लड़ाई होती है, मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं। इनके बारे में आपको खुद भी पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में और सही तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि 1988-89 के आसपास जो है राजीव गांधी साहब पर बोफोर्स घोटाला के दाग लगे थे बोफोर्स घोटाला के दाग। बोफोर्स तोपें हमने खरीदी थी, उनकी प्राइस में घोटाला का राजीव गांधी पर आरोप लगे थे। और वीपी सिंह जो थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने पूरे देश में बहुत सारी वो जो है सभाएं, आयोजन और आंदोलन करवाए थे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में, ठीक है ना। और उसके बाद में 2011 में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए, ठीक है ना। और उनकी डिमांड क्या थी कि स्वतंत्र लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बनाया जाए और इनकी नियुक्ति की जाए, ताकि ये स्वतंत्र रूप से जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोपों की जांच कर सकें और सजा सुना सकें, बिना किसी कार्यपालिका के या एग्जीक्यूटिव के निर्भर हुए, ठीक है ना। तो अब इसकी आवश्यकता क्यों थी? इसकी आवश्यकता समझने के लिए आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि लोकपाल के अलावा जो 2 एजेंसीज काम करती हैं भ्रष्टाचार की जांच के लिए, वो होती, एक तो है सीवीसी, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, और दूसरा होता है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये 2 एजेंसीज। अब इनके साथ समस्या क्या है, देखिए। सीवीसी जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, ठीक है ना। 1964 में सीधी स्थापना कर दी गई थी। संथानम कमेटी जो है, इसने सिफारिश दी थी कि एक सीवीसी की स्थापना की जाए। ये बनी थी 1962 में, और 1964 में इसकी जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें सिफारिश की गई थी सीवीसी बनाने की। सरकार ने स्वीकार कर ली और 1964 में क्या बना दिया, सीवीसी बना दिया, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कर दी। हालांकि इसको वैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी। सरकार ने बाद में पार्लियामेंट ने 2003 में एक एक्ट पास किया और अब इसको जो है वैधानिक मान्यता मिल गई, क्योंकि 2003 में ये बिल पास कर दिया गया है। कौन सा बिल? केंद्रीय सतर्कता आयोग बिल 2003 में पास कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब ये वैधानिक निकाय हो गया है। तो ये हो गया हमारा सीवीसी। और तीसरा होता है सीबीआई, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद आर्मी और आर्मी से संबंधित अधिकारियों पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। तो सरकार ने इन आरोपों की जांच करने के लिए होम मिनिस्ट्री के अंदर में, सीधे सरकार के अंतर्गत में, दिल्ली में एक विशेष पुलिस अधिनियम के अंतर्गत जो है, डीएसपी अधिनियम के अंतर्गत में सीबीआई की स्थापना की थी। इसको पहले डीएसपी ही कहते थे, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनाई गई एजेंसी। 1963 में जो है, इसको बाद में होम मिनिस्ट्री को दे दिया गया और इंडिपेंडेंट रूप से करप्शन के चार्जेस की जांच करने लगी, ठीक है ना। तो 1963 में इसको फिर सीबीआई नाम दे दिया गया और तब से ये काम कर रही है। तो ये 2 तो काम कर ही रही थी। अब इन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जनरली इन पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये जो है केंद्र सरकार के आदेश और उनके पपेट के रूप में काम करती हैं, स्वतंत्र निकाय नहीं है, क्योंकि इनकी नियुक्तियां वगैरह जो होती हैं, ट्रांसफ़र वगैरह होती हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे सीबीआई है, तो सीबीआई जो होता है सीधे डीओपीटी के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो सीधे किसके अंतर्गत में आता है, ये आता है किसके अंतर्गत, पीएमओ के अंदर में आता है, मतलब प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर में आता है। तो प्रधानमंत्री को किसी से भी दुश्मनी है तो वो क्या करेंगे, डीओपीटी को बोलेंगे और आदेश देंगे सीबीआई को कि मेरी जो विपक्ष के ये फलाने नेता हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ और जांच कर दो, उनको गिरफ्तार कर लो। जैसे कि अभी क्या नाम है, मतलब पी चिदम्बरम के खिलाफ बहुत सारी सीबीआई की जांच हो रही है जब बीजेपी की गवर्नमेंट है। और ऐसा ही सब होता है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ काम किए जाते हैं और सीबीआई की जांचें शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब में आपको क्या समझने को मिल रहा है कि जिसकी सरकार आती है वो दूसरे के ऊपर सीबीआई को पीछे छोड़ देता है और उससे बोलता है कि जांच करो। क्यों? क्योंकि सीधे किसके अंतर्गत में आती है, डीओपीटी के अंदर, पीएमओ के अंतर्गत आती है। तो
दूसरी चीज, आपको पता है कि जो पुलिस सब्जेक्ट है वो किसका मैटर है, वो स्टेट का मैटर है, और यहाँ पर सीबीआई किसके अंतर्गत से आ रही है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आ रही है। मतलब लॉजिकली आप समझो तो सीबीआई जो है सीधे सीधे राज्यों में जाके राज्य में किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकती है बिना परमिशन के वहाँ के सीएम और कैबिनेट के। तो कई बार ऐसा होता है कि सीबीआई राज्यों में जाती है और राज्य में मान लो किसी और पार्टी की सरकार है तो वो सीबीआई को अंदर नहीं आने देते, जांच की परमिशन नहीं देते। जैसे कि अभी ही 2019 में केस हुआ था किस वक्त, वेस्ट बंगाल के साथ, तो ममता जी ने मना कर दिया कि सीबीआई वालों को बाहर निकालो, हम जांच की अनुमति नहीं देते हैं। तो सीबीआई जो हो गया है कहीं ना कहीं इसका इतिहास ऐसा है कि इसे एक केंद्र की एजेंसी के रूप में उपयोग किया जाता है जो अपने दुश्मनों के खिलाफ इसको छोड़ देते हैं और ऐसे राज्यों पर कार्रवाई करवाते हैं, ऐसे लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवा देते हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठते रहते हैं। सीवीसी जो है कहीं थोड़े बहुत स्वतंत्रता इसमें है, लेकिन ये भी एक पूर्ण निकाय नहीं है क्योंकि ये स्वयं जो है जांच नहीं करती, इसके पास अलग से एक इन्वेस्टिगेशन या जांच एजेंसी के रूप में नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। कोई भी करप्शन का चार्ज यदि किसी भी लोक सेवक पर लगता है तो सीवीसी रिकॉर्ड करती है, उसके खिलाफ केस चलाती है, लेकिन उसके जांच के लिए सीवीसी किसको आदेश देती है, सीबीआई को। सीबीआई अपनी जांच देती है और वापस इसको भेजती है। तो कहीं ना कहीं इसके पास जांच की कमी है और इसके पास जो है ये एक सीधे सीधे केंद्र गवर्नमेंट के अंतर्गत। इसीलिए ऐसा हो रहा था देश में कि ये दोनों मिलकर भी भ्रष्टाचारों के रूप में स्वतंत्र एजेंसीज नहीं थी जांच करने के लिए, इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब लोकपाल और जो लोकायुक्त होते हैं ये पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हैं, इनके पास अपनी जांच एजेंसी भी है। लोकपाल के अंतर्गत में अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन विंग है, मतलब ये खुद जांच भी कर सकते हैं, आरोप रजिस्टर भी कर सकते हैं और गिरफ्तारी भी के आदेश भी दे सकते हैं। तो इसलिए लोकपाल की इतनी ज़्यादा डिमांड की जा रही थी। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि केंद्रीय स्तर पर तो अब नियुक्त हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में अभी भी लोकायुक्त की नियुक्ति की ही नहीं जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि लोकपाल को पूर्ण तरीके से स्वतंत्र कर दिया गया भ्रष्टाचार की जांच के लिए। तो मुझे लगता है आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये समझ जाओगे आप तभी आप इस मुद्दे को गहराई से समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब भ्रष्टाचार अधिनियम नहीं था तब हमारे आईपीसी में बहुत सारे प्रावधान थे। आप जनरली देखोगे 161 से लेकर 168, 169, 170 के आसपास तक बहुत सारे प्रावधान थे, सेक्शन थे, धाराएं थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती थी। जब 1988 का अधिनियम आ गया तो इन सबको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब आईपीसी के खिलाफ आईपीसी की धाराएं नहीं लगती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अब सीधा किसकी लगती हैं, इस अधिनियम की लगती हैं। तो उसके पहले ये जो है आईपीसी के कुछ सेक्शंस थे, हालांकि अभी भी कुछ सेक्शंस हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित बात करते हैं। जैसे कि आईपीसी 1980 की जो धारा 169 है वो ये कहती है कि लोक सेवक विधि विरुद्ध रूप से किसी संपत्ति को क्रय नहीं करेगा, वो बोली नहीं लगाएगा। विधि विरुद्ध समझ रहे हो आप, कानून के खिलाफ जाकर किसी संपत्ति को क्रय नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो 2 वर्ष का कारावास, आर्थिक दंड और संपत्ति का अधिग्रहण कर दिया जाएगा। यह एक जमानती गैर संज्ञेय अपराध है। ठीक है, प्रथम श्रेणी में तौर पर विचारणीय है। दूसरी है धारा 409, इसमें कहा गया है कि लोक सेवा के कर्मचारी के द्वारा अभिकर्ता विश्वास का आपराधिक हनन नहीं किया जाएगा। आपराधिक हनन, विश्वास तोड़ना, अच्छा समझे ना, कोई क्राइम करना कोई लोक सेवक या बैंक कर्मचारी, व्यापारी, अभिकर्ता द्वारा विश्वास का। ठीक है, जैसे बैंक वाले हैं तो बैंक में मान लो किसी को गलत तरीके से लोन दे दिया, ठीक है ना, तो वो जो है गलत माना जाता है और 10 वर्ष का कारावास से आर्थिक दंड हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी भी आईपीसी में कुछ धाराएं अवेलेबल हैं, हालांकि भ्रष्टाचार के जो आरोप यदि किसी पे लगते हैं तो अब वो अधिनियम की ही धाराएं लगती हैं। हालांकि कुछ बची हुई हैं और बाकी मैंने आपको जैसे बताया निरस्त कर दी गई हैं। चलिए अब कहानी लौट के आती है अपने अधिनियम पर। तो मैंने आपको एक बहुत प्रस्तावना जो है बैकग्राउंड इस टॉपिक की वो आपको समझा दी है। अब हम मुख्य मुद्दे पर लौट के आते हैं। 1988 का अधिनियम इसको कहा जाता है। इसमें 5 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। 2005 में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था ने एक अध्ययन किया था और ऐसा पाया गया था कि भारत के जो व्यक्ति हैं 62% से अधिक भारतवासियों को सरकारी कार्यालयों में अपना कार्य करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। ये बहुत शॉकिंग फैक्ट है, इसको आप ज़रूर याद रखें और उसको लिखें मेंस में यदि आता है क्वेश्चन तो, कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह बोला था 2005 में कि 62% भारतीयों ने स्वीकार किया है कि उन्हें सरकारी अपना कोई भी काम करवाना होता है तो कार्यालयों में रिश्वत देनी पड़ी। ठीक है ना, अब
इस अधिनियम के पहले क्या था, इसके बाद क्या था 2018 तक, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके पहले क्या क्या है और कौन कौन से अधिनियम हैं जो इससे ही संबंधित हैं और एक चौतरफा घेराई करते हैं भ्रष्टाचारी व्यक्ति की। तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 पहले से था हमारा, जिसको जब ये 88 आया तो इसको निरस्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये इसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया हमारा 47 के बाद क्या आ गया, 88 वाला आ गया। अभी 88 के बाद क्या आ गया, 2018 वाला आ चुका है। इसके अलावा यदि मान लो कोई गुप्त तरीके से गलत काम हो रहा है और कोई व्यक्ति उसकी सूचना सरकारों को देता है, तो ऐसे लोग कहलाते हैं क्या, विसल ब्लोअर्स, जो संस्था में रहकर उसकी खामियों और गैर कानूनी कार्यों के बारे में जानकारी सरकार को देते हैं। तो उनकी सुरक्षा से संबंधित एक अधिनियम लाया गया था जिसको 2011 कहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से ही संबंधित है। चौथा, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954 और केंद्रीय नागरिक सेवा अधिनियम 1956। तो अखिल भारतीय सेवाओं में क्या क्या आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या आता है, आईएएस आता है, आईपीएस आता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आती है। 3 सेवाएं जो होती हैं वो केंद्रीय अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, और बाकी की सारी सेवाएं कौन सी होती हैं, केंद्रीय नागरिक सेवाएं होती हैं, जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है या इंडिया फॉरेस्ट सर्विस फॉरेन सर्विसेज है, वो सारी आती हैं। तो इनके आचरण के नियम बताए गए हैं। मतलब आचरण मतलब भ्रष्टाचार नहीं करना, आचरण बनाए रखना, कैसे लोगों में जाना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे आचरण बनाए रखना है, उससे संबंधित नियम जो है 1954-1956 में लाए गए थे। तो उनमें भी ये बताया गया था कि आपको किसी भी तरीके से रिश्वत, पैसा या फिर पारितोषिक ग्रहण नहीं करना है, ये 1954 के बाद। इसके अलावा एक और अधिनियम है बेनामी लेन देन, जिसको कहा जाता है 1988, और इसमें संशोधन 2016 में कर दिए गए हैं। इसको क्या है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 कहा जाता है। तो इसमें भी कहा है कि बिना किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी करवा लेना। मान लो कि कोई आईएएस है तो स्वयं रिश्वत नहीं ले पा रहा, तो अपने किसी मामा के लड़के के खिलाफ उसने बोल दिया कि भाई उनके नाम पे एक मकान करवा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ऐसी जांच भी जो है वो अधिनियम, कौन सा अधिनियम ऐसे लोगों को क्रिमिनल बनाता है, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम निषेध करता है बेनाम के लेन देन, ठीक है ना। तो वो भी इसी से संबंधित है। चौथा है अर्थ शोधन निवारण अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे को यहाँ से वहाँ गलत तरीके से ले जाना, उसको ब्लैक से वाइट करना और उसका उपयोग करना, ठीक ना। तो ये भी करप्शन में होता है। क्योंकि ये क्यों जरूरत पड़ी थी आपको पता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जो बैंक होते हैं वहाँ पर बहुत सारा क्या होता है, काला धन रखा जाता है। काला धन वो होता है जो सरकार की निगरानी के बाहर या बिना टैक्स के इकट्ठा किया जाए, वो सारा काला धन कहलाता है। तो जो आपका यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है जो, ठीक है ना, वो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि भारतीय लोगों ने लगभग 218 लाख करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं, ठीक है। क्योंकि ये देश के बाहर है इस तरीके के बैंक, तो भारत के कानून ऐसे बैंकों पर लागू नहीं होते हैं। जब लागू नहीं होते हैं तो भारत केवल उनके पास जाके रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि भाई इन लोगों की जानकारी दे दो, किन किन लोगों के पैसे जमा हैं। लेकिन वहाँ की सरकार स्वतंत्र और संप्रभु होने के नाते कोई भी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसी देखो अब बातें कितनी सालों से चलती आ रही हैं। 2011 में जब आंदोलन हुए थे तो मोदी जी ने बोला था हम सब पैसा लेके आएंगे, लेकिन आया क्या। तो ये जो है बस बातचीत चलती रहती है और बोलते हैं कि हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं पाता है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है, ठीक है ना। चौथा है लोकपाल अधिनियम 2013, हमने बता दिया। तो इस अधिनियम के बैकग्राउंड में और साथ साथ पैरेलल ये सारे अधिनियम भी चलते हैं जो इसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। किसके खिलाफ काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। और सरकार इन सभी कानूनों को मिला के लोगों को इकट्ठा करती है। जैसे कि भाई विजय माल्या वो भाग गए, तो बैंकों से पैसा लेना है तो वो आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस लगेंगे, बेनामी ट्रांजैक्शन वाले लगेंगे। तो इनमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि बैंकों का पैसा लेके भागता है तो हम उनकी क्या कर देंगे, प्रॉपर्टी की नीलामी कर देंगे। तो ऐसे अधिनियम के माध्यम से जो है चौतरफा घेरा जाता है ऐसे लोगों को जो सरकार का पैसा या देश का पैसा बर्बाद करते हैं। अब बात आती है भ्रष्टाचार की कि भ्रष्टाचार होता क्या है। तो इस अधिनियम की, कौन से अधिनियम की, 1988 की बात होगी अब सारी की सारी, बीच में और किसी भी अधिनियम की बात नहीं होगी। 1988 अधिनियम की धारा 7 में ये कहा गया है, 7वां धारा बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि कोई भी अधिकारी पारितोषण या इनाम अपने पदेन कार्य में अपने पदीय कृत्य को अनुग्रह करने प्रयोग में अनुग्रह दिखाने के लिए कोई लोकसेवा के द्वारा इनाम पारितोषण के रूप में पद का दुरुपयोग करता है तो उसको भ्रष्टाचार माना जाएगा। मतलब कोई भी लोक सेवक
कोई भी लोक सेवक अपने पदीय कार्य को करने के लिए, जिस पद पर बैठा उस कार्य को करने के लिए या अनुग्रह दिखाने के लिए, ऐसा कि तुमको उपकार कर रहे हैं, कोई भी इनाम लेता है पद का दुरुपयोग करते हुए, तो वो सभी की सभी भ्रष्टाचार माने जाएंगे। कंडीशन क्या क्या है? वो सभी लाभ जो वैध पारिश्रमिक से भिन्न है। किससे भिन्न है? वैध पारिश्रमिक से, मतलब लीगल रेम्युनरेशन जो होता है उससे भिन्न है, तो वो भी क्या माना जाएगा? भ्रष्टाचार माना जाएगा। एफर्निंग पैसे के रूप में कोई भी मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है ना, या किसी अन्य रिश्तेदार के साथ हित संबंध हो उसको उपलब्ध करवाता है। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति का काम किया और उस व्यक्ति के पास कोई दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और आपने बोला भाई तुम्हारा काम हो जाएगा लेकिन तुम एसी बेचते हो ना, मेरे घर में एक एसी लगवा दो, तो वो भी जो है क्या माना जाएगा? भ्रष्टाचार ही माना जाएगा। तो वैध पारिश्रमिक से भिन्न या कोई मूल्यवान वस्तु ग्रहण करता है। चौथा, यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपे किसी संपत्ति का उपयोग अवैध तरीके से दुर्विनियोग के लिए करता है या अन्य व्यक्ति को करने के लिए देता है, तो वो भी माना जाएगा कि आपको कोई लाभ हुआ है। लोक सेवक के रूप में आपको गाड़ी मिली है, ठीक है ना, तो आपने दे दी किसी और को ऐसे बिना किसी पर्पस के, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने किसी लाभ के लिए दी है, ठीक है ना। तो वो जो है इन सब चीज़ों के बारे में माना जाएगा। और आपको एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि जनरली होता क्या है कि जब भी कोर्ट में, न्यायालय में इस प्रकार के केस जाते हैं, तो एक चीज़ आप अच्छे समझोगे, एक अधिनियम की एक धारा जरूर ये होती है जहाँ पर यह माना जाता है कि ऐसा काम क्यों किया गया होगा, माना जाता है। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली परसीव की जाती हैं कि हाँ भाई तुम अब कितना भी समझा लो, न्यायालय में वो चीज़ गई है तो न्यायालय ये मानेगा कि आपने दुर्भावना से ग्रस्त होकर ही ऐसे काम किए गए हैं। सरकार ये मान के चलती है कि अगर आप कोर्ट तक ये बात पहुंची है और आपको भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो सरकार ये मानेगी कि आपने भ्रष्टाचार किया है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सबूतों से प्रूव कर दो कि भ्रष्टाचार आपने नहीं किया है, क्योंकि न्यायालय तो ये मान के ही चलेगा कि आपने किया है। दुर्भावना इसको कहते हैं, ये सब माना ही जाता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। तो बर्डन किसको, इसको बर्डन कहते हैं हिंदी में, कि जो बर्डन है वो किसके ऊपर आता है? तो विक्टिम के ऊपर आता है। तो विक्टिम को ही प्रूव करना होता है कि नहीं भाई मैंने नहीं किया है, मैं पूरी तरीके से ईमानदार हूँ। तो आपने किसी को अपनी कोई बहुत मान लो जो लोक सेवा के रूप में आपकी कोई पोस्ट के ऊपर आपको अपना लोग को गाड़ी मिली या घर मिली और आपने किसी और को दे दी, ठीक है ना, तो सरकार ये मानेगी कि आपको कुछ ना कुछ लाभ के रूप में प्राप्त हुआ होगा तभी आपने ऐसा किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये प्रूफ कर दो कि आपने कुछ भी लाभ के लिए नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये अधिनियम की धारा आगे आएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति कोई मूल्यवान वस्तु या धन संबंधी लाभ भी प्राप्त करता है, ठीक है ना, या फिर उसके बाद आय से अधिक धन स्रोत है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। भाई आपकी वास्तविक आय है वो मान लो 8 लाख रुपए एक साल की, आपने 10 साल नौकरी करते हो गए आपको, तो आपकी आय कितनी हो गई? 80 लाख रुपए। अभी 8 लाख जो साल की है इसमें आपको पता है कि आपको महंगाई इतनी है, तो आप एक घर गाड़ी का खर्चा मिला के 8 लाख में से लगभग 4 लाख रुपए हैं आपके साल में खर्च हो जाते हैं। तो एक साल में आप 4 लाख रुपए सेव कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब एक साल में आप 8 में से कितना सेव करते हो? 4 लाख रुपए। तो 10 साल में कितना हो जाएगा? 40 लाख रुपए। 10 साल में आपकी प्रॉपर्टी की कुल कीमत कितनी होनी चाहिए? 40 लाख रुपए। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है जिसकी वर्तमान कीमत है कितनी? 2 करोड़ रुपए। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ आप पहले कि 40 लाख फिर 2 करोड़ रुपए की हो कैसे गए? तो आपको लेखा जोखा देना पड़ेगा उसका। लेखा जोखा नहीं दे पाओगे, सरकार ऑटोमेटिकली क्या मानेगी कि ये पैसा आपने कहाँ से इकट्ठा किया है? भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया है, ठीक। चलिए, तो ये धारा 7 का बहुत अच्छी याद रखना। भ्रष्टाचार की जो सभी परिभाषाएं और मूलभूत भ्रष्टाचार के बारे में जो चीज बताए गए हैं वो धारा 7 में ही बताए गए हैं। कुछ बेसिक परिभाषाएं समझ लेते हैं। मान लो आपको पता है कि जनरली सारे अधिनियम की धारा 2 में जो परिभाषाएं दे दी जाती हैं, धारा 1 में जो उसका संपूर्ण नाम होता है और धारा 2 में परिभाषाएं होती हैं। अब परिभाषाएं आप कहाँ उपयोग करोगे? परिभाषाएं वहाँ उपयोग करोगे जहाँ पर इनसे संबंधित कोई सी चीज़ लिखनी होती है। जैसे कि लोक सेवक क्या होते हैं, ये आपको मान लो इथिक्स में आ गया लिखने के लिए, तो आप ऐसे सीधे परिभाषा नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 सेक्शन ग के अनुसार
लोक सेवक की परिभाषा क्या है, फिर लिख दो आप। तो ये रेफरेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फिर हर किसी को पता है कि लोक सेवक क्या होता है। जो अपने कर्तव्य का पालन किसके लिए करता है, लोगों के लिए कर रहा है, वो लोक सेवक होता है। लेकिन ये संपूर्ण परिभाषा नहीं, ये परिभाषा आपने उठाई कहाँ से, वो रेफरेंस दो आप, वो संदर्भ लिखो आप कि ये परिभाषा कहाँ से लेके आए हो। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 2 सेक्शन ग के अनुसार लोक सेवक वह व्यक्ति है जो समाज के भले के लिए अपनी सेवाएं देता है। ठीक है, तो ये रेफरेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसलिए ये सब चीज़ें परिभाषाएं आपको बताई दी जाती है, अदरवाइज इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो लोक कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या होता है, वो सारे कर्तव्य जिनके निर्वहन में राज्य, जनता या समुदाय का हित होता है, वो सारे कार्य जिनमें जनता, समाज या पूरे समुदाय का हित होता है, वो लोक कर्तव्य कहलाते हैं। ये बात खा में कही गई है। उनको करने वाला कौन कहलाता है, लोक सेवक होता है। लोक सेवक से मतलब क्या होता है, लोक सेवक सरकार की सेवा या वेतन पर होते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। सही बात है, सरकार जिन लोग को सैलरी दे रही है वो सारे लोग क्या है, लोक सेवक हैं, जो उनको लोगों की सेवा करने के लिए सरकार वेतन दे रहा है। कोई व्यक्ति है जो लोक प्राधिकरण की सेवा में उसके वेतन पर, लोक प्राधिकरण मतलब क्या होते हैं, ट्राइब्यूनल्स होते हैं, वो भी सरकारी ही होते हैं। ठीक है ना, कोई सरकारी कंपनी या स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज हैं। ठीक है ना, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, लोक सेवक ही होते हैं। स्थानीय निकाय में आपके सारे MP MLA भी आ जाएंगे। ठीक है ना, और जो आपको जो स्थानीय लेवल पर जितने भी लोग होते हैं वो सब भी जो पंचायत अधिकारी भी होते हैं वो लोक सेवक ही माने जाते हैं, इसलिए उनको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है ना, उसके अलावा दूसरी परिभाषा क्या होती है, लोक सेवक के अंतर्गत वो सभी सरकारी सेवक आते हैं जो किसी पद पर बैठे हुए हैं, जिसके आधार पर वो लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत हैं, ऑथराइज हैं, है ना, किसी न किसी अधिनियम द्वारा। इसमें गांव के प्रधान हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, MP MLA हो सकते हैं, न्यायालय के द्वारा नियमित वकील आदि लोक सेवक भी हो सकते हैं। सभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी लोक कर्तव्य के लिए किसी पद पर बैठाए गए और उनसे उन कर्तव्यों का पालन करना प्राधिकृत है, अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है वो भी एक पब्लिक एंटिटी ही माना जाएगा। ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट देश से बाहर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है वो भी RTI के द्वारा अब इसके बारे में कोई भी जानकारी आप ले सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस के बारे में। तो ऐसा नहीं है वो कॉलेजियम के बारे में पूछने लगो कि इन जो ये फलाने जज हैं उनको नियुक्त क्यों किया गया, वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस, कोई भी कार्यालयीय कार्य है आपको और जानकारी चाहते हो तो RTI फाइल करके आप 2005 एक्ट के अनुसार RTI फाइल करके आप SC ऑफिस से भी कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सब कुछ जो है RTI के दायरे में आएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो प्राधिकृत हैं कुछ लोक सेवक के रूप में जो अपने लोक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको डेफिनेशंस आपको कुछ ऐसे ही याद रखनी है, वो आपको रेफरेंसिंग के लिए काम आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अधिनियम है 1988 में जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब अधिनियम तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको बता दिए। कितने अधिनियम है बताओ भाई, 5 टोटल अध्याय और 31 धाराएं। तो 31 धाराएं तो आप हमको याद करनी नहीं है क्योंकि इतने काम की भी नहीं है, ना ही इतना फैक्चुअल पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण 6 से 7 ये लगभग 8-10 धाराएं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से 5 भी याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। धारा 3 ये कहती है कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी जब भी भ्रष्टाचार का मैटर आएगा। क्यों? ताकि शीघ्र हो भाई काम, शीघ्र सजाएं हो, शीघ्र आगे बढ़ो, और ताकि लोगों में डर बैठे कि भाई सजाएं हो जाती हैं, भ्रष्टाचार हमको नहीं करना है। लेकिन मामला तो उल्टा ही है, आप सबको पता ही है वास्तविक स्थिति क्या है। तो धारा 3 कहती है कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, तो केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। इस प्रकार के अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी, जो जितने किए जाएंगे जितने आवश्यक हैं उस क्षेत्र के लिए। और ये जो होते हैं, कोई भी सेशन न्यायालय जो होता है, सेशन न्यायालय के जज होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है विशेष न्यायाधीश के रूप में। धारा 3 ये कहती है। ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी बताई, उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वो कौन सी है, धारा 7। तो धारा 7 के बारे में क्या पढ़ना है हमको। धारा 7 ये कहती है कि भ्रष्टाचार क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है ना। इसमें बताया गया कि वैध पारिश्रमिक से भिन्न कुछ भी पारितोषिक का लेना क्या हो जाएगा, वो भ्रष्टाचार कहलाएगा। और सरकार के अनुसार इसमें सजा के प्रावधान क्या है, 1 से 7 साल के बीच में सजा हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पकड़े जाते हो, कितने का धन पाया जाता है, कितने लंबे समय से आप ये काम कर रहे हो। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर हो गई। वापस आते हैं हम जहाँ पर पढ़ रहे थे। हाँ, यहाँ पर थे हम। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि लोक सेवक
भ्रष्टाचार क्या होता है। धारा 7 में ये सारे प्रावधान बताए गए। 7 को हम पढ़ भी चुके हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है। तो वैध पारिश्रमिक है जो लीगल रेम्यूनरेशन, उससे भिन्न कुछ भी पारितोषिक या गिफ्ट लेना, वो आपका भ्रष्टाचार माना जाएगा और उसमें 1 से 7 साल तक की सजा हो जाएगी। धारा 8 कहती है कि लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए पारितोषिक का लेना, मतलब लोक सेवकों पर असर डालने के लिए पारितोषिक का लेना। पारितोषिक कोई लेगा, कोई थर्ड व्यक्ति लेगा। कोई थर्ड व्यक्ति लेता, आप मेरे को पैसे दो, मैं आपका काम करवा दूंगा, क्योंकि वो लोक सेवक जो वहाँ पर है वो मेरे से डरता है, मैं अपने दम से वो काम करवा दूंगा। तो ऐसे लोगों पर भी जो है केस चलता है, भ्रष्टाचार का केस चलेगा ऐसे लोगों पर कि आपने ये काम करवाया है। धारा 9 कहती है कि लोक सेवक पर व्यक्तिगत असर डालने हेतु पारितोषिक का लेना, ठीक है ना। तो अभी तो किसी और से करवाया जा रहा था, ठीक है ना, अब क्या है, व्यक्तिगत असर डाला जा रहा है उस पर, ठीक है ना। तो ऐसे समय पर किसी थर्ड व्यक्ति द्वारा पैसे का लेना कि भाई सपोज कोई सेक्रेटरी है, सचिव है, ठीक है ना, तो कोई सचिव किसी नेता से पैसे ले लेता है कि भाई तो आपके क्षेत्र में जो कलेक्टर है उससे मैं आपका फलाना फलाना काम करवा दूंगा, आप मुझे कोई इतने पैसे दे दो, ठीक है ना। तो ये जो है ये धारा 9 के अंतर्गत व्यक्तिगत के रूप में असर डालने हेतु पारितोषिक का लेना, इस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, ठीक है। तो वो धारा कौन सी धारा कहती है इसके बारे में, धारा 9 कहती है। इसके बाद धारा 10 कहती है वही बात जो मैंने आपको बताई थी। धारा 8 या 9 में दुष्प्रेरण के लिए दंड, दुष्प्रेरण के लिए आप उकसा रहे हो किसी चीज को करने के लिए, किसी को उकसाओगे करने के लिए, तब भी धारा 8 और 9 के अनुसार इन दोनों चीजों में से किसी चीज के लिए उकसाते हो तो आपको इसके खिलाफ आरोपी माना जाएगा। कुछ टेक्निकल एरर हो रही है। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे, धारा 8-10 तक बात हो गई थी। अब धारा 17 की बात करते हैं। इसके बीच की धारा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये धारा 7 से लेकर धारा 10 तक, और जरूर याद रखना है कि मेंस में आपको रेफरेंसिंग के काम आएंगे, लिखने के लिए काम आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई बात हम सीधे सीधे लिखेंगे तो वो सही नहीं माना जाता है। तो जब भी भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे कि भ्रष्टाचार क्या चीज़ें भ्रष्टाचार में आती हैं, तो आप वहाँ लिखें धारा 7 के अनुसार। भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 7 के अनुसार किसी लेवक सेवक के द्वारा पदीय कार्य करने के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषिक का लेना भ्रष्टाचार कहलाता है, और उसमें 1 से 7 साल तक का सजा के प्रावधान है। तो ऐसा जो है वो सही आंसर माना जाएगा, ना कि केवल आप कि हम केवल कोई चीज़ लिखें, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए अब उसके बाद धारा 17 आती है। तो धारा 17 ये कहती, बहुत महत्वपूर्ण धारा, ये कहती अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन है। भाई मुझे किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच करनी है, उसको मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लग रहे हैं, तो मुझे जाके उसकी तलाशी लेना, कुछ भी काम करनी है, तो प्राधिकृत व्यक्ति कौन है जो ये आदेश देगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार की जाँच करो। अब ये धारा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, मेरी किसी से दुश्मनी है, मुझे दुश्मनी निकालनी है उससे, तो मैं भेज दूंगा CBI को, जाओ उसकी जाँच कर लो। तो CBI को या फिर पुलिस को ये अधिकार कौन देता है, वो प्राधिकृत व्यक्ति कौन है जो ये परमिशन देगा कि भाई उस खिलाफ व्यक्ति के खिलाफ जांच कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो सकता है धारा 17 का, ठीक है ना। और आपने दूसरी चीज सुनी होगी, रंगे हाथों पकड़ना, वो रंगे हाथों पकड़ने वाला का प्रावधान भी धारा 17 के ही अंतर्गत आता है। हम आगे मैं बताऊंगा आपको डिटेल में ये सब बात। तो धारा 17 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, प्राधिकृत व्यक्ति कौन है उसके बारे में जानकारी देती है। उसके बाद धारा 19 के बारे में देखेंगे, अभियोजन की पूर्व मंजूरी का आवश्यक लेना। आपको किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है अभियोजन या केस चालू करना है, और वो अधिकारी जो है वो सरकारी अधिकारी या कलेक्टर या सेक्रेटरी है, सचिव है, तो उससे पूर्व किसकी मंजूरी लोगे आप, इसके बारे में धारा 19 कहती है। और ये नए 2018 के प्रावधान में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सरकार ने इसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हैं, ठीक है ना। क्योंकि पहले ऐसे प्रावधान थे दोस्तों, 1988 का जो अधिनियम था उसमें ये प्रावधान थे कि आपको केवल सचिव लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके नीचे के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सचिव से ऊपर कोई व्यक्ति हो तो उसके खिलाफ जांच के लिए आपको उस विभाग के बड़े अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया, ठीक है ना, कि यहाँ पर थोड़ी होता है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है, और चाहे वो सचिव से किया जाए चाहे कलेक्टर से किया जाए, ठीक है ना। तो अब जो क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट की इस प्रावधान को निरस्त करने के बावजूद
इस नए अधिनियम 2018 में क्या कर दिया गया है, सरकार ने कंपलसरी कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच करनी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी उस विभाग के बड़े अधिकारी से या ऑथराइज अथॉरिटी के साथ में। अब ऑथराइज अथॉरिटी क्या है वो अभी नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज में भी रखी गई हैं इस अधिनियम में, वो हम आगे जब 2018 का पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। उसके बाद आती है धारा 20। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 20 के बारे में। धारा 20 ये कहती है कि अगर ऐसा कोई केस बनता है कि पारिश्रमिक से भिन्न कोई पारितोषिक प्रतिगत करता है तो वहाँ उपधारणा क्या की जाएगी, मैंने बताया था उपधारणा। तो 2000 धारा 20 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ये मानेगा कि अगर आपने पैसा लिया हुआ है तो आपने भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आप माने जाओगे। अगर कोई केस बना है आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का, तो सुप्रीम कोर्ट ये उपधारणा करेगा कि आपने किसी व्यक्ति से पैसे लिए हैं यदि अपना कुछ काम करने के लिए, तो आपने इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया है, ठीक है। भले ही आप कितना भी कह लो कि नहीं वो मेरा दोस्त है, उससे तो मैं ऐसे ही पैसे ले रहा था, उसको उधार दिए थे, या फिर कोई भी बहाना बनाओ कि नहीं मैंने काम करने के लिए पैसे नहीं लिए हैं, किसी और कारण के पैसे लिए हैं, तो ये आप प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की उपधारणा ये रहेगी कि आपने भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए आपने पैसे लिए हैं, ठीक है ना। तो धारा 20 के अंतर्गत ये जो है ऐसी उपधारणा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अध्याय 3 के बारे में हमने बात की थी। ये सब धाराओं को हमने बेसिक समझ लिया। अब थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ, सब चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है। चलिए, जैसे कि धारा 7 की मैंने बताया था कि 7 में ही सबके पहले भ्रष्टाचार के बारे में बात की गई है कि वैध पारिश्रमिक से भिन्न बात लेना। इसको आप पढ़ लेना ध्यान से, जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इसमें डाल दी गई। सज़ा जरूर याद रखनी है हमको, 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की सज़ा इसमें हो सकती है। आई थिंक यहाँ पर मैंने वो वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वहाँ 1 से 7 था, ये 3 से 7 है। तो आपने अपनी सैलरी के अलावा किसी व्यक्ति से पैसे लिए और आप पर साबित होगा कि आपने भ्रष्टाचार के लिए किए हैं, आपने लोक सेवक के रूप में आपको कोई काम दिया गया था, वो काम करने के लिए आपने पैसे लिए हैं, तो आपको 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा के प्रावधान हैं। अब पारितोषण जो है, जो गिफ्ट है, या धन हो सकता है या धन में आंके जाने योग्य है, मतलब धन में उसकी गणना की जा सकती है। आपने कोई घर ले लिया, कोई वस्तु ले ली, किराने का सामान ले लिया, कुछ भी ले लिया, वो सब चीज़ें जो इसमें गणना करने योग्य वो सभी पारितोषिक कहलाएंगी। धारा 8 के बारे में मैंने आपको बताया था। धारा 8 में क्या क्या है, असर डालने के लिए पैसा लेना। आप अपनी कोई ऊंचे पद पर हो और आप अपना असर दिखाने के लिए पैसे ले लेते हो कि भाई उस से मैं ये काम करवा दूंगा, तब भी आपको 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने कंटेंट डाल दिया है, आप इसको पढ़ लेना, मैंने पहले समझा दिया है। धारा 9 बारे में कहती है व्यक्तिगत असर डालना। आप ऑलरेडी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं और उस पोस्ट से आप किसी और लोक सेवक पर दबाव बना के कोई काम करवाते, पैसे लेते हैं किसी और से, तो व्यक्तिगत असर डालने वाली बात हो जाती है। धारा 8 या 9 में किया कि दुष्प्रेरण करते हो, किसी को उकसाते हो, तब भी आप 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। कोई पैसे नहीं ले रहे लेकिन आप उकसा रहे हो पैसे लेने के लिए, जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसको दुष्प्रेरण कहते हैं। धारा 11 क्या कहती है, कोई मूल्यवान चीज़ प्राप्त करते हो, पैसे नहीं लेते हो, बोलते नहीं पर पैसे में बहुत रिस्क होता है, रंगे हाथ तो पकड़े जाते हैं। ऐसा करो, तुम्हारी दुकान है तो तुम कोई सामान दुकान से भिजवा दो और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो वो मूल्यवान चीज़ भी जो है भ्रष्टाचार के रूप में मानी जाएगी, ऐसा नहीं कि उसमें बच जाओगे। और 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा के प्रावधान उसमें किए गए हैं। धारा 12 कहती है वही दुष्प्रेरण के लिए दंड है, तो कोई भी कारावास की अवधि जो है 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं। तो कुछ धाराएं महत्वपूर्ण है, आपको इतनी ही धाराएं पढ़नी है। और कहीं भी आप इन धाराओं से संबंधित कोई बात लिखोगे तो आप ब्रैकेट में लिखना आप कि ये जो बात है वो किसके अनुसार है, तो वहाँ लिखना आप कि भ्रष्टाचार निवारण 1988 की धारा 9 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत असर डालता है और पारितोषण देने की कोशिश करता है तो वो लोक सेवा कैसा माना जाएगा, भ्रष्ट माना जाएगा। ऐसे रेफरेंसिंग संदर्भ करना आपको सीखना है, तभी उत्तर आपका अच्छा हो पाएगा। ऐसी हवा में बातें करते हैं तो वो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। चलिए, उसके बाद रंगे हाथों पकड़े जाने की मैंने आपको बात की। अगर जिनको नहीं पता कि रंगे हाथों कैसे पकड़े जाते हैं, तो दोस्तों नोट होते हैं, उन नोट के ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं फिनोप्थिलीन। ये इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है, ठीक है ना। तो ये फिनोप्थिलीन जो होता है सामान्यतः जो अब आपको पता है कि पीएच स्केल होता है, एक पीएच स्केल होता है जिसमें अम्ल और क्षार की सीमाएं होती हैं, ठीक है ना।
तो जो ये जो इंडिकेटर होते हैं अलग अलग पीएच में, यहाँ होता है अम्लीय जो 7 से कम होता है, 7 से कम होते हैं जो, ठीक है ना, जो यहाँ बीच में 7 होता है, ये साइज 7 से कम है, ये 7 से ज़्यादा है। थोड़ा अच्छे से बताता हूँ आपको, समझ लीजिए। एक पीएच स्केल है, ठीक है ना, ये पीएच स्केल है, यहाँ पे इसके बीच में 7 होता है, ठीक है ना, ये हो गया 0 और ये हो गया 14, ये स्केल होता है। तो 7 से कम जो चीज़ें होती है वो होती हैं अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं, क्षारीय। तो ये जो इंडिकेटर फेनोल्फथालीन होता है, जैसे ही अम्लीय माध्यम में मतलब 7 से कम माध्यम वाले किसी भी चीज़ में डाला जाता है तो ये होता है रंगहीन, कोई कलर नहीं होता है इसका। लेकिन जैसे इसको बेसिक मीडियम में डाला जाता है ये पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है तुरंत ही। तो ये फेनोल्फथालीन का जो पाउडर है नोटों पर लगा दिया जाता है, ठीक है ना, ये नोट है, इससे फेनोल्फथालीन पाउडर लगा है, दिखता भी नहीं है, लग गया नोट। अब जैसे ही आपने ये नोट हाथ में पकड़े तो फेनोल्फथालीन पाउडर किस में लग गया, आपके हाथ में लग गया है। आपके हाथ में लग गया, ठीक है ना, फेनोल्फथालीन पाउडर। अब ये जैसे ही आपको रंग हाथ पकड़ेंगे तुरंत आपको बोलेंगे एक लिक्विड भरा ऐसा वो रहेगा, और ये बोलेंगे इसमें आपके हाथ डालो इसमें। तो आपके अगर इसमें ये बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम होता है, तो जैसे ही आप अपने हाथ में डुबोगे और इसमें यदि फेनोल्फथालीन लगाया तो ये वाटर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो पिंक हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपने उन नोटों को छुआ है और आप रंगे हाथों पकड़े जाओगे। तो रंगे हाथों पकड़े जाने का मतलब यही होता है फेनोल्फथालीन। तो धारा 17 ये कहती है कि कोई व्यक्ति यदि रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसकी सीधी गिरफ्तारी हो सकती है, उस मामले में पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो धारा 17 में ये प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना। हालांकि लोग कहते हैं कि लाल हो गया, रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना, या फिर इंग्लिश में कहते हैं कॉट एंड रेड हैंडेड। तो लाल रंग नहीं होता है, हालांकि पिंक होता है, लेकिन रंगे हाथों पकड़ने का मतलब धारा 17 के अनुसार यही होता है, ठीक है ना। तो लोक सेवक अधिकारी जो होते हैं वो योजनाएं बनाते हैं और ऐसे नोटों को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में पूरा काम लोकायुक्त के माध्यम से होता है। तो जिला लोकायुक्त को शिकायत की जाती है। अगर आपसे कोई व्यक्ति रिश्वत मांगता है तो आप जिला लोकायुक्त को शिकायत कर सकते हो। फिर पूरी तरीके से वो आपको कांटेक्ट करके ये प्लान करते हैं कि कैसे रंगे हाथों पकड़ना है। चलिए, उसके बाद एक चीज़ महत्वपूर्ण है, लोकपाल आपको पता है। अब लोकपाल की जो शुरुआत है वो होती कहाँ से? सबसे पहले लोकपाल की जो बात की गई थी वो फर्स्ट एआरसी ने की थी। अभी मैंने आपको बताया था शुरुआती स्लाइड में सेकंड एआरसी के बारे में बताया था। तो फर्स्ट एआरसी जो है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? 1966 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। और इन्होंने जो है प्रशासन में बहुत सारी क्या चीज़ें सुधार करनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारी सिफारिशें दी थी। सेकंड एआरसी के बारे में हमने पहले ही बात कर चुकी, कब बना था? 2005 में। रिपोर्ट कब दी थी? 2007 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे कौन? वीरप्पा मोइली। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एआरसी था वो जो 1966 में बना था मोरारजी देसाई द्वारा, उसने बोला था कि नागरिकों की शिकायतों की निपटान हेतु एक जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त नाम से 2 विशेष अधिकरण बनाओ जो सरकारी कंट्रोल से बाहर हो और वो स्वतंत्र रूप से जो है भ्रष्टाचार की जांच करें, ठीक है ना। ये संस्थाएं ऑलरेडी स्कैंडिनेवियन जो नेशन है जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, वहाँ पर ये काम करती, वहाँ उनको ओम्बुड्समैन संस्था कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे न्यूजीलैंड में वहाँ संसदीय जांच आयुक्त होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं और केवल भ्रष्टाचार से संबंधित बात की जांच करते हैं, उनको लोकपाल कहा जाता है। तो ये बैकग्राउंड आपको याद रखना है कि फर्स्ट एआरसी में सबसे पहले लोकपाल लोकायुक्त की बात की गई थी, और फिर जाके 2013 में भारत सरकार अधिनियम बना पाया है। ये देख लो समय, आप समझ जाओगे कि सरकार क्यों नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि खुद ही की जांच होगी, खुद ही पकड़े जाएंगे। 1962 में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए, उनकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई थी जिसको कहते हैं संथानम समिति। इसी समिति को भ्रष्टाचार निवारण समिति भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे मिस्टर संथानम। इस समिति ने 1962 में बनी। 64 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें बहुत सारे लोक सेवकों से संबंधित उत्पीड़न, दुराचार और भ्रष्टाचार से संबंधित अपनी सिफारिशें दी कि कैसे हम लोक सेवकों जो उत्पीड़न कर रहे हैं, अपने जिलों में जाके दुराचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए। क्योंकि उस समय में 1960-62 के आसपास जो कलेक्टर बन जाते थे तो अपने जिले के राजा होते थे, कोई कंट्रोल तो था नहीं, तो बहुत ही दुराचार और भ्रष्टाचार करते थे, लूटते थे और पीड़न करते थे लोगों का, और स्वतंत्र थे बहुत ज़्यादा।
तो उनके लिए जो है बहुत सारे परिवर्तनों के लिए संथानम समिति ने अपने सिफारिशें दी ताकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सके। इसमें 137 सिफारिशें थी, 106 को सरकार ने स्वीकार किया। बहुत महत्वपूर्ण जो सिफारिशें वो आपको बताता हूँ। संथानम समिति के बारे में लिखने के लिए मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो याद रखना कि ये समिति भ्रष्टाचार से संबंधित है। सबसे पहले इसने जो सिफारिश दी थी वो ये थी कि भाई एक सीवीसी की स्थापना करो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, स्वाधीन इंडिपेंडेंट सतर्कता आयोग की स्थापना करो। सरकार ने स्वीकार कर ली। तो कब बनाया? तो 1964 में हम पहले पढ़ चुके, सीवीसी बना था 1964 में बन गया था। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति की ईमानदारी पर संदेह है लोक सेवक पर, तो उसकी आंशिक या पेंशन रोक लो भाई, उसको अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दो। अभी सरकार कर रही है बहुत सारे लोगों को जिनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते। सरकार उनको बोलती तुम निकल लो, अपनी रिटायरमेंट लो और घर बैठो, फोर्सफुल रिटायरमेंट, ठीक है ना। मंत्रियों के लिए भी आचार संहिता बनाओ। ओ माई गॉड, ये तो अभी तक नहीं बन पाई, ठीक है ना। कब आई थी सिफारिश? 1964 में। उसके बाद लोक सेवक मंत्रियों विधायकों को निजी संपत्ति की घोषणा की जांच, इनकी घोषणा करने को बोलो कि भाई अपनी कुल संपत्ति बताओ, लोक सेवक मंत्री और विधायक। तब सिफारिश की थी, अब जाके काम शुरू हुआ है इस पर, और इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है एडीआर ने। आप जरूर पढ़ना इसके बारे में। एडीआर होता है एलियंस फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है ना। एडीआर एक प्राइवेट संस्था है जो बहुत अच्छा काम करती है सुधार के लिए, और ये इलेक्शन को वगैरह को बहुत अच्छे से मॉनिटर करती है, ठीक है ना। तो इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं लगा के काम करवाया है कि अब सब मंत्रियों और विधायकों को चुनाव दाखिले के टाइम पे अपनी संपत्ति घोषित करनी पड़ती है। तो इन्हीं का काम है एडीआर का। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बारे में आप जरूर पढ़ना, सर्च करना गूगल पर, ठीक है ना, एडीआर के बारे में पढ़ना। इसके अलावा सेवानिवृत्त लोक सेवकों के निजी क्षेत्र में जाने से रोका जाए, ठीक है ना। क्योंकि क्या करते हैं कि प्राइवेट लोगों को बहुत हेल्प कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी रिटायर हो जाएंगे तो ऐसे प्राइवेट लोग उनको हायर करके नहीं जॉब दे देंगे, तो भ्रष्टाचार होता है। तो ऐसे लोगों को वहाँ रोका जाए। उसके अलावा संविधान की धारा 311 में संशोधन किया जाए ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया सरल हो। दोस्तों, धारा 311 के बारे में आप सर्च करना और पढ़ना। संविधान की धारा 311 यह लोक सेवकों को बहुत सारे संरक्षण देती है। क्योंकि क्या होता है, ऐसा ना हो कि लोक सेवकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया जाए कि कुछ भी दबाव बनाया जाए। तो ये 311 एक इम्यूनिटी प्रकार की देती है। लेकिन क्या हो गया है, इस धारा में की वजह से लोक सेवकों पर कोई जांच ही नहीं हो पाती है। इनके अधिकार इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतनी सुरक्षा दे दी गई है, कार्यकाल की सुरक्षा है, सरकारी दबाव की सुरक्षा है, तो बहुत भ्रष्टाचार करने लग गए हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया बहुत मुश्किल हो गई इन लोग के खिलाफ। तो ऐसी सिफारिशें की थी कि जो 311 धारा है इसमें संशोधन करो और इनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया को सरल करो। ये भ्रष्ट समिति थी जो 1962 में बनी थी। इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना। अगर आपको ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स में लिखने के लिए है 100 वर्ड्स में, तो आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद बहुत ही वेरी आईएमपी चीज़ आती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, या ये जारी करती है का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको हम करते हैं क्या CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ? जर्मनी की बर्लिन में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पहली बार करप्शन इंडेक्स 1995 में जारी किया था, ठीक है ना। तब से ये पूरे विश्व में जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर भ्रष्टाचार के बारे में जो है जांच करती है और इंडिकेटर लागू करती है। हर साल भारत की रैंक आती है और उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। तो पूरे दुनिया में मालूम चलता है कौन सा देश सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। लगभग 180 देशों की ये रैंकिंग देती है। 0 से 100 तक का इसका पैमाना होता है, ठीक है ना। 0 से 100 तक का इसका पूरा पैमाना होता है और 0 से 100 तक के बारे में बोलती है। जो 0 नंबर है वो बोलते बहुत भ्रष्ट है और 100 नंबर है मतलब बहुत ही साफ सुथरा है, ठीक है ना। यहाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ठीक है ना। तो भारत की रैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो 13 अलग अलग डेटा स्रोत से डेटा कलेक्ट करता है और बाद में रैंकिंग जारी करता है। 2019 की जो परसेप्शन इंडेक्स थी, जो भारत का 180 देशों में 80वां स्थान था, जो बहुत अच्छा नहीं है। और इसके पहले जो 2018 की परसेप्शन इंडेक्स थी, इसमें भारत का स्थान 78 था। मतलब धारा और गिर गए हम, 2 पायदान लुढ़क गए हम। जबकि यहाँ बोला जा रहा है कि हम भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो अपने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कह रहा है कि भारत 2 स्थिति लुढ़क गया है। तो 2019 की रैंकिंग क्या थी? 80वीं, और 2018 की क्या थी? 78। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भी एथिक्स में लिखने के लिए भी आता है और पेपर 2 में भी आ सकता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी?
जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसकी स्थापना सबसे पहले हमने कब पढ़ी, स्थापना हुई 1993 में। रैंकिंग जारी करना इसने कब से शुरू किया, 1995। कितने देशों की रैंक देती है, लगभग 180 देशों की देती है। इसकी राजधानी कहाँ है, ये जो है सॉरी इसका सेंटर कहाँ है, इसका है राजधानी बर्लिन में, मतलब जर्मनी में, ठीक है ना। और 2019 में भारत की रैंक क्या थी, भारत की 80 रैंक थी, और 2018 में भारत की रैंक क्या थी, 78 थी। कितने इंडिकेटर यूज़ करता है, लगभग 13 डेटा सोर्सेज से ये जानकारी लेता है और 180 देशों से ज़्यादा लोगों को उनकी रैंकिंग देता है। और परसेप्शन के बारे में कौन सी इंडेक्स जारी करता है, परसेप्शन करप्शन इंडेक्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखना। चलिए, इसके बाद भारत में भी इसके अलग अलग सर्वे होते हैं। भारत में एक सर्वे करता है, इसको बोलते हैं इंडिया करप्शन सर्वे। इसमें भारत के राज्यों की रैंकिंग दे दी जाती है। तो 2019 के सर्वे के अनुसार सबसे भ्रष्ट राज्य भारत का है कौन सा, राजस्थान। 78% लोगों ने स्वीकार किया कि यहाँ पैसे देने पड़ते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो टॉप 3 हैं वो आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो राजस्थान, बिहार और झारखंड, RBJ के फॉर्म में आप इसको याद रख लीजिए। राजस्थान, बिहार और झारखंड भारत के सबसे ज़्यादा भ्रष्ट राज्य हैं। किसके अनुसार, इंडिया करप्शन सर्वे के अनुसार, जो कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑफ इंडिया। अब आता है महत्वपूर्ण चीज़, वो हम ये समझते हैं कि 2018 में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अब ये जो स्लाइड है ये हिंदी में कहीं मुझे मिली नहीं है, उसका डेटा बहुत ज़्यादा अच्छे से मिला नहीं, इसलिए न्यूज़पेपर की कटिंग में यहाँ पर लाया हूँ और मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि 2018 के नए प्रावधान क्या हैं इस अधिनियम से संबंधित, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो नई चीज़ की गई है कि रिश्वत देने वालों को भी अब भ्रष्टाचार के अंतर्गत जोड़ दिया गया है, मतलब वो भी अपराधी माने जाएंगे और उनको भी 7 साल तक की जेल हो जाएगी। मतलब पहले लेने वालों को सजा होती थी, अब लेने वालों के साथ साथ देने वालों को भी सजा दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती रिश्वत, समवन फोर्स टू गिव राइट, अगर कोई रिश्वत देने के लिए बाध्य किया जाता है तो उसके पास 7 दिन का समय होता है कि वह केस कर दे कि इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती पैसे ले लिए। तो 7 दिन के अंतर्गत अगर आप रिपोर्ट कर देते हो तो फिर आपके ऊपर ये क्राइम चार्जेस नहीं लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत बताई गई जिसको कहा था अनड्यू एडवांटेजेस, ठीक है ना। हिंदी मुझे पता नहीं इसको क्या कहेंगे, लेकिन अनड्यू एडवांटेज का मतलब ये होता है ग्रेटिफिकेशन अदर देन द लीगल रेम्यूनरेशन। मतलब आपका जो कानूनी पारितोषिक है, जो कानूनी आपकी आय है, उसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार का पारितोषण, वो अनड्यू एडवांटेज का कहा जाएगा। तो 1988 का जो अधिनियम था उसमें बहुत ब्रॉड में ये सब चीज़ें बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल वर्ड में बोल दिया अनड्यू एडवांटेजेस। अब इस कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये बहुत ब्रॉड भी हो गया और थोड़ा सा क्या हो गया, भ्रम भी हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इसका क्या मतलब निकालता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रावधान आपको याद रखना है क्या, कि लेने वाले के साथ साथ देने वाले को भी 7 साल तक की सजा हो जाएगी। हालांकि अगर ज़बरदस्ती पैसे मांगे जाते तो उसके पास 7 दिन का समय है कि वो अपनी जो याचिका है वो लगा सकता है। दूसरा, प्री इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल। अब कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना पूर्व अनुमति के किसी व्यक्ति के खिलाफ जाँच नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको कि पहले जो अधिनियम क्या था 1988 के अधिनियम में ये था कि सचिव लेवल के अधिकारी के नीचे जो है आपको परमिशन नहीं लेनी होती थी, लेकिन ऊपर के अधिकारियों को ये परमिशन लेनी होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया था। तो अब कोई प्रावधान इससे संबंधित नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके सरकार ने ये प्री इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल के लिए अब प्रावधान जोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना। अगला, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ये क्या है, मतलब ये होता है कि आपको चाहे व्यक्ति रिटायर हो गया हो या ऑफिस में हो, चाहे वो रिटायर हो गया हो तो जब ऑफिस में था उस समय कार्य किया गया कोई भी अपराध है तो उसके खिलाफ भी अब जांच की जा सकती है, भले ही अब वो रिटायर हो गया हो। इसके खिलाफ हालांकि अभी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ने जारी नहीं की है किस तरीके से करेंगे। जो पहले प्रावधान क्या थे, पहले केवल जो ऑफिस में होते थे तो अपने कार्यालय में जब वो काम करते थे तब के लिए केवल प्रावधान थे, लेकिन अब क्या हो गया है, भले ही आप रिटायर हो गए हो लेकिन उस पद पर रहते हुए अगर आपने कोई काम किया है तो आपके खिलाफ ये जांच की जा सकती है, ठीक है ना। तो अब तो मतलब 2018 में क्या हो गया है, चाहे ऑफिस में हो या रिटायर हो गए हो, इट डजेंट मैटर। अब गाइडलाइन दोनों पर लागू करेंगी और आपको कोई गलत कार्य है तो आपके खिलाफ जाँच की जा सकती है। अगला, क्रिमिनल मिसकंडक्ट।
तो यहाँ पर सरकार ने जो बहुत सारे मिसकंडक्ट और दुराचार थे उनको अलग करके केवल 2 कैटेगरी डाल दी है, और अब 2 कैटेगरी के अंदर ही जांच की जाएगी कि आप भ्रष्टाचार के कौन से आरोप आप पे लगते हैं। पहला बोल दिया है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू पब्लिक सर्वेंट, कोई भी लोक सेवक के रूप में आपने ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण जो आपके कायदे के बाहर है। और दूसरा, इंटेंशनली एनरिचिंग वन सेल्फ इलिसिटली, गैर कानूनी रूप से अपने आप को अमीर बनाना या पैसे इकट्ठे करना। तो आप लोक सेवक को तो इन 2 कैटेगरी के अंतर्गत ही कोई भी अधिकारी जो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आरोपी है इनके अंतर्गत जांच की जाएगी। जो पहले का अधिनियम था उसमें हर चीज़ को बहुत बहुत डिटेल में डिफाइन किया गया, तो बहुत कन्फ्यूजन होती थी, तो खींच के सब चीज़ों को 2 चीज़ों पर ले आए, ठीक है ना। वहाँ पर 5 प्रकार की चीज़ें दी हुई थी, ये जो 5 प्रकार क्या थे वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगला, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब अगर आप भ्रष्टाचार के आरोपी हो तो आपकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। तो ऐसे प्रावधान पहले नहीं थे, लेकिन अब ऐसे कर दिए गए हैं कि संपत्ति को भी जब्त की जा सकती है अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है कि मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है करप्शन से, और आपके पास लेखा जोखा नहीं है कि प्रॉपर्टी आपने कहाँ से इकट्ठी की है, तो सरकार क्या कर देगी, वो सारी प्रॉपर्टी को गैर कानूनी मार के नीलाम कर देगी और सरकार अपने पास पैसा रख लेगी। तो ये सब कहलाता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। एक और प्रावधान जो इन सब में नहीं है और मैं रिसर्च के दौरान मुझे मिला वो ये है कि सरकार ने ये प्रावधान किए हैं, इसको आप लिख लीजिए कि 2 साल में जो है सारी की सारी जांच खत्म होनी चाहिए और जो केस है वो सॉल्व होना चाहिए। हालांकि विशेष कंडीशंस में ये मामला 4 साल तक जा सकता है, लेकिन 4 साल अधिकतम है, मैक्सिमम अधिक से अधिक 2 साल में इस मामले को सुलझना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है या कोई दिक्कत होती है तो अधिकतम 4 साल है। तो सरकार की प्रयास ये है कि 2 साल में इस प्रकार के मामलों को सुलझ जाना चाहिए। तो ये सारे प्रावधान हमने इसमें पढ़ लिए। लेकिन चिंताएं क्या हैं इसमें, और चिंताएं ये हैं भाई 2018 में कि विदेशी सरकारी अधिकारियों को इसमें कोई बात नहीं की गई है। कोई विदेशी भारत में रह रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है, पूर्व स्वीकृति ने क्या कर दिया है, बहुत किसको कमजोर कर दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसके बारे में अपनी जांच अनुमति दे चुका था, ठीक है ना। तो ये सारी समस्याएं पूर्व स्वीकृति के कारण अब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अभी किसी अधिकारी है जो किसी विभाग में काम करता है, उसके खिलाफ जांच करनी है और आप पूर्व स्वीकृति लोगे उस अधिकारी, उसी डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी से, तो उनकी मिली भगत होकर वो चीज़ें क्या कर सकते हैं, वहीं कहीं सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि पूरी स्वीकृति के कारण ये। दूसरा, आय के वैध स्रोतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। वैध स्रोत का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास काला धन है, लेकिन मैं एक काला धन जो था, मेरे पास जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी, मैं उसको इनकम टैक्स को बता रहा था कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और मैं उस पर टैक्स भी दे रहा था, ठीक है ना। और आज सरकार बोल रही कि इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो इतने सालों में मैं टैक्स देता रहा मैं, और तो वो जो गैर कानूनी थी क्या वो वाइट हो गया है कि नहीं हो गया है। तो आय के वैध स्रोत का मतलब क्या है, भली काला धन था लेकिन मैंने टैक्स तो दिया है ना सरकार को, अब क्यों पूछ रहे हैं मुझसे ये बात। तो ये अवैध, ये थोड़ा सा अस्पष्टता है इसमें कि वैध स्रोत का मतलब क्या होता है और अवैध स्रोत का मतलब क्या होता है। तीसरा, अधिकारियों को अत्यधिक सुरक्षा दे दी गई है। पूर्व अनुमति के लिए तो अत्यधिक सुरक्षा हो ही गई अब, ठीक है ना, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी अब आपको हर चीज़ के लिए। तो जो है ये जो है प्रमुख चिंताएं हैं। इसके बाद भ्रष्टाचार के कारण क्या है आप सबको अच्छे से पता है, कुछ चीज़ें मैंने ढूंढी के निकाली हैं आप, ताकि ये कंटेंट एक जगह इकट्ठा हो जाए। प्रमुख कारण क्या है भैया, आसानी से पैसे मिल जाते हैं, नैतिकता का पतन हो गया है, कोई आदमी की आज इंटीग्रिटी रही नहीं है। कुछ पहले लोग डिसिप्लिन होते थे, उनके खुद के विचार होते थे, नियम कानून होते थे, उन पर चलते थे। अब नैतिकता कुछ रही नहीं है, बस हर कोई अपने आप को पैसे इकट्ठे करना सुलभ मार्ग चाहता है। आर्थिक असमानता है, बहुत गरीब हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ाई करके हम बड़े पद पर पहुँचे हैं, गरीबी भी रहे हैं ज़िंदगी पर, अब मौका है पैसा कमाने का। ये आर्थिक असमानता के कारण ऐसी चीज़ें होती हैं। महत्वाकांक्षा, निजी स्वार्थ, भाई अमीर होने के लिए, सम्मान पाने, पैसे इकट्ठे करने के लिए बड़े पद पर जाना चाहते हैं। तो भाई इसका सीधा उपाय ये है कि सरकारी नौकरी उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ही लग्जरी चाहते हैं जीवन में। अगर आपको लग्जरी चाहिए जीवन में तो आप ये प्राइवेट क्षेत्र में जाइए, वहाँ पैसे कितने भी कमाओ कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सरकारी फील्ड में आपके अगर लग्जरी के ख्वाब हैं तो वो पूरे नहीं होंगे, तो फिर आप क्या करोगे, भ्रष्टाचार करोगे भाई। तो सीधा सरकार ये बोलती है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहते हो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीदना चाहते हो और बड़े बड़े बंगलों बनाना चाहते हो, तो सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं है, पर आप प्राइवेट में जाइए, क्योंकि यहाँ आओगे तो भ्रष्टाचार ही करोगे, तो निजी स्वार्थ हो जाता है। प्रभावी कानून बहुत सारे हैं, कहीं कहीं क्रियान्वयन में प्रॉब्लम हो जाती है, साठगांठ हो जाती है, समझ रहे हो आप। क्रोनी कैपिटलिज्म
भाई भतीजावाद यहाँ पर मैंने बताया हुआ, भाई भतीजावाद को बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, भाईचारा, मिलजुल लिए। एक नेता ने एक उद्योगपति से दोस्ती कर ली, उद्योग वाला बोल रहा है कि भाई हम तुमको पैसे देंगे तो हमारा काम चलने दो अच्छे से, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे आरोप लगते हैं ना कि मोदी जी और अंबानी जी ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रोनी कैपिटलिज्म, भाई भतीजावाद। राजनीतिक दबाव होता है, कभी कभी कलेक्टर को बोलते काम करना ही पड़ेगा तुमको, नहीं तो हम ये सब तुमको ट्रांसफर करा देंगे, दुनिया भर के प्रेशर होते हैं। ये सब कारणों का भ्रष्टाचार होता है। इसके अलावा भी आपको कोई कारण मिले तो आप इसमें ऐड कर लीजिए ना, अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहना। नए नए न्यूज़पेपर्स में इसके ऊपर आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो नया कंटेंट मिलेगा तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर देना। ये कारण भी आप 6, 7, 8 कारण लिखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ प्रमुख घोटाले क्या हैं हमारे जो देश में हुए हैं, आप सबने नाम सुने होंगे, जैसे कि कोयला आवंटन का घोटाला हुआ था 2012 में 1,86,000 करोड़। 2G स्पेक्ट्रम हुआ था 1,76,000 करोड़ 2G स्पेक्ट्रम, ठीक ना। सरकार स्पेक्ट्रम बांटती है, ये कंपनियां खरीदती हैं, फिर एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये स्पेक्ट्रम हमारे लिए, ये स्पेक्ट्रम हमारे लिए, फिर वो स्पेक्ट्रम के अंतर्गत कनेक्शंस बांटती हैं। तो ये स्पेक्ट्रम सरकार से खरीदना होता है इन कंपनियों को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सरकार मालिक होती है उस देश के ऊपर रहने वाले सभी तरंगदैर्घ्य और तरंगों की, ठीक ना। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था 2010 में, सत्यम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, हवाला, तो ये सब भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले हैं, ठीक है। 4-5 याद रखना, आपको निबंध वगैरह में काम आ जाएंगे। उपाय क्या है? उपाय आप सबको पता है, कुछ और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि भाई आत्मनियंत्रण, नैतिक उत्थान, बहुत बड़ी बात कह दी कि कैसे आत्मनियंत्रण होगी, पैसा मिल रहा है आसानी से फिर भी ना लें, लेकिन नैतिकता भी कोई चीज़ होती है। आप सबके कुछ व्यक्तिगत मौलिक नियम होते हैं, कानून होते हैं, भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ व्यक्तिगत अपने कुछ आदर्श होने चाहिए, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार प्रयास करे ताकि हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो। अब किसी को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहा है, कई लोग हैं जो पैसा खूब बहा रहे हैं, तो जो जिनको कुछ चीज़ मिला नहीं और वो ज़िंदगी में कोई सुविधाएं ले नहीं पाया, और आज वो सरकारी दफ्तर में बैठेगा तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा भाई पैसा मान दो पहले तो ये असमानताकरण होता है। सही क्रियान्वयन हो कानूनों का, इतनी सख्ती है, 7 साल की सजा हो रही है, लेकिन किसी को खौफ नहीं है, धड़ल्ले से पैसे मांगते हैं। लोकपाल लोकायुक्त को पहले तो इनको अपॉइंटमेंट करो, नियुक्ति करो हर ऑफिस की, सारे अधिकारी दो उनको जांच के लिए, उनकी पूरी पुलिस दो, उनको इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम दो, उनको अधोसंरचना दो, उनको ऑफिस दो, तब वो काम कर पाएंगे। ये तो सरकार कर ही रही है बहुत ज़्यादा। ICT, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, भाई सीधे अकाउंट में पैसे दिए जा रहे हैं, DBT के अंतर्गत में, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, सीधे पैसे ले लो, ठीक है ना। मनरेगा के पैसे आ रहे हैं सीधे अकाउंट में, तो ICT कर रहा है तो भ्रष्टाचार कम हो रहा है। ऐसे लोगों को भाई बहिष्कार करो समाज से बाहर, भ्रष्ट आदमी है। बहुत सारे लोग करते हैं, सिंगापुर, मलेशिया में, सिंगापुर में ऐसा होता है कि भाई उनको समाज से बहुत ही ज़्यादा जागरूकता वहाँ की गई है कि लोग ऐसे लोगों को बहुत बुरा मानते हैं कि समाज के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। चाइना में बहुत ही सख्त कानून है, ठीक है ना। जैसे हांगकांग की एक इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन है, उसने बहुत जागरूकता काम किया है पूरे देश में, और ऐसा पाप बना दिया है भ्रष्टाचार को, बहुत पाप है कि लोग डरने लगे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये एक सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, मुझे वहाँ मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि भाई देखो क्या होता है कि CBI के पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग है और CBC के पास है नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इनकी जो इसकी एक रिव्यू एजेंसी होती है जो जांच पड़ताल करती है, मतलब जांच नहीं करती है लेकिन रिव्यू करती है, मैटर को समझती है, समझाती है और आगे सिफारिशें देती है। उसकी वो विंग और CBI के इन्वेस्टिगेशन, इनको इकट्ठा ला के लोकपाल के अंदर कर दो, एकीकृत कर दो, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार निरोधी संस्था जो सबसे बड़ी देश में होनी चाहिए वो होनी चाहिए लोकपाल, और लोकपाल के अंतर्गत में खुद की जांच एजेंसी तो है ही, इसी के अंदर में CBI की जांच एजेंसी ले आओ, इसी के अंदर में क्या लाओ, CBC। जब मामला किसका हो? भ्रष्टाचार का हो, तब जाके एक मजबूत तंत्र पैदा होगा देश में कि सबसे ऊपर कौन है? लोकपाल है। लोकपाल की खुद की भी जांच एजेंसी तो है ही है अपनी खुद की, इसके पास CBI की भी जांच करवा सकता है, इसके पास CBC की भी सिफारिशें मिल सकती हैं, तब जाके ये लोकपाल मजबूत होगा। तो ये सजेशन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा वेतन दो, अब 7वां वेतन आयोग आ गया, पैसे तो खूब मिल रहा है, लेकिन अब आलस की आदत हो गई, लोग काम तो करना चाहते नहीं है। तो अच्छा वेतन एक फ्री बोल सकते कि बहुत सारी ऐसे हैं जो C या D ग्रुप के लोग होते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते, जैसे कि बेचारा TC होता है, तो वो पैसे क्यों कमाता है? क्योंकि उसकी सैलरी उतनी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। तो आप देखोगे मैंने बहुत सारी किताबों से इकट्ठा करके कंटेंट इकट्ठा किया है। मेरी उम्मीद ये है दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप आए। अब आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको बनना चाहिए, आपको भ्रष्टाचार के बारे में पूछे कि भ्रष्टाचार क्या होता है, तो आप भ्रष्टाचार के बारे में लिखिए और बताइए कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, इसकी धारा 7 में ये बताया गया है कि भ्रष्टाचार क्या होता है,
धारा 7 में बताया गया है। आपसे पूछा जाए किसके बारे में, आपसे पूछा जाए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में, तो आप उसके बारे में लिखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में पूछा जाए कि भाई 1993 में बनी थी, रिपोर्ट 1995 में दी थी, ठीक है ना। 180 देशों की रैंक देता है, 13 डेटा सोर्सेस को यूज़ करता है और पूरे देश में परसेप्शन ऑफ करप्शन इंडेक्स जारी करता है, ठीक है ना। भारत की रैंक 2019 में क्या थी, 80 थी, 2018 में क्या थी, 78 थी। तो ये बात आप लिख दी आपने, ठीक है ना। उसके बाद आप लिख दो संथानम कमेटी के बारे में आपका पूछा जाए। संथानम कमेटी 1962 में बनी, रिपोर्ट दी 1964 में। इसने बोला सबसे पहले क्या सीबीसी बना दो, तो बन गया सीबीसी का 1964 में। दूसरा यदि पूछा जाए, इन्होंने बोला कि भाई आचरण संहिता बनाओ, पूरे मंत्रियों के लिए बनाओ, ठीक है ना। तीसरा इन्होंने बोला कि अनिवार्य सेवानिवृत्त करो, सेवानिवृत्त कर दो यदि बहुत आरोप लग रहा है तो। चौथा इन्होंने क्या बोला, 311 आर्टिकल है, जो अनुच्छेद 311 है उसको थोड़ा सा ढीला करो। तो ये संथानम समिति की रिपोर्ट थी। इस संथानम समिति का दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार निवारण समिति। तो इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। प्रमुख कारण क्या है वो बता दो आप, भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण क्या है, इसके समाधान क्या है वो बता दो, ठीक है ना। तो हमने पूरा प्रयास ये किया है कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको एक जगह पर मिल जाए, ठीक है ना। और बहुत सारी किताबों से मैंने ये जो है आर्टिकल इकट्ठे किए गए हैं। 2018 में क्या परिवर्तन किए गए वो भी मैंने आपको 4-5 प्रमुख परिवर्तन बता दिए गए कि अब जो ब्राइब देने वाला भी क्रिमिनल होगा, पहले इन्वेस्टिगेशन जांच लेनी पड़ेगी, ऑफिस से रिटायर हुए लोगों पर भी क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। केवल 2 तरीके के अपराध बताए गए हैं और प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी और 2 साल में केस कंप्लीट होगा। ये सब चीज़ें बताई गई। राजस्थान सबसे भ्रष्ट राज्य आया है, ये मैंने आपको बता दिया। संथानम समिति की बात हो गई। लोकपाल फर्स्ट ARC ने रिकमेंडेशन दिए थे, जब इसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई थे 1966 में सबसे पहले, ठीक है ना। इसके बाद धारा 17 रंगे हाथों पकड़ने के बारे में बात करती है। ये प्रमुख 7, 8, 9, 10 धाराएं हैं जो भ्रष्टाचार की बात करती हैं। 17 कहती है किससे परमिशन लोगे, 19 कहती है कि मंजूरी आवश्यक है, कौन जांच करेगा, 17 कहती है, 20 कहती है कि उपधारणा क्या की जाएगी, ठीक है। तो ये सब बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि ये पूरा कंटेंट जो है आपको एक जगह पर मिल जाए। तो अब हमने जो क्वेश्चंस की बात की थी वो क्वेश्चंस अब आप समझ सकते हो कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होंगे। भ्रष्टाचार क्या होता है, कितना कारगर हुआ है, क्यों परिवर्तन क्या हुए, वो सब आप लिख दो। आप नवीन संशोधन क्या है मैंने बता दिया, सफलता के कारण क्या है वो सब बता दिए, कम कैसे करोगे, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ट्रांसपेरेंसी पर, और ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लिख के देखना और फिर समझना कि कंटेंट आपको कैसा लगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत मुश्किल से बहुत सारी बुक्स से मैंने कंटेंट निकाल के वीडियो बनाया है, तो कई बार इसमें समय लगता है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अकेले ही सब काम करता हूँ और कई बार चीज़ें इकट्ठा करना हो इसमें बहुत समय लग जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। कमेंट करके अपना रिव्यूज़ ज़रूर दें आपको कैसा लगा, और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि इसका सभी लोगों को लाभ हो। ऑल द बेस्ट।